नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस OTT। आज मैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, जहां एक रईसजादे को 6 लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर संसद की, जहां किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जारी कर कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में घुसकर उन्हें गालियां दी। वहीं तीसरी खबर वेब सीरीज घूसखोर पंडित की है, जहां इस सीरीज के नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। वहीं चौथी खबर बांग्लादेश की है, जहां एक और हिंदू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं पांचवी खबर यूपी के अमरोहा की है, जहां सुदनपुर गांव में गंदगी और जलभराव से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। कानपुर में करोड़ों की कार ने जमकर तांडव मचाया। ऑटो रिक्शा, बुलेट और राहगीरों को टक्कर मारी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। हादसे के तुरंत बाद बाउंसर पहुंचे और शीशा तोड़कर रईसजादे को उठाकर ले गए। फिर पुलिस की एंट्री हुई। एफआईआर में आरोपी का नाम गायब था। फिर दबाव पड़ा तो एफआईआर में आरोपी शिवम का नाम जुड़ा। फिर पिता अपने बेटे को बचाने थाने पहुंच गए और एक नई कहानी रची। अब सारा सच सामने आने के बाद शिवम की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल 8 फरवरी को कानपुर के ग्वालटोली इलाके में स्थित वीआईपी रोड पर एक लैम्बोर्गिनी कार ने तांडव मचाया। तेज रफ्तार कार ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी, फिर एक बाइक को हवा में उड़ाया और आखिर में एक राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कार दिल्ली रजिस्टर्ड थी। इसका मालिक तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा बताया जा रहा है। हादसा होते ही भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तुरंत बाउंसर पहुंचे और शीशा तोड़कर ड्राइविंग सीट से निकालकर शिवम मिश्रा को ले गए थे। बड़े बिजनेस घराने से जुड़े होने की वजह से यह मामला तुरंत सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने दावा किया कि कार के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा चला रहा था। इस घटना से जुड़े एक वायरल वीडियो में भी ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा को देखा गया। हालांकि घटना के बाद बचाव पक्ष की ओर से अलग दावा किया गया। इसमें कहा गया कि कार शिवम का ड्राइवर मोहनलाल चला रहा था। मोहनलाल ने मीडिया से बातचीत में खुद को चालक बताया और दावा किया कि हादसे के समय शिवम मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई थी और वह उस पर गिर पड़े थे, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया। एफआईआर में नाम जुड़ने के बाद पुलिस टीम शिवम मिश्रा के घर भी पहुंची थी, लेकिन उस समय घर का दरवाजा नहीं खुला और टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब 5 दिन बाद आखिरकार शिवम मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि शिवम मिश्रा अपने परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। मार्च 2024 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान परिवार के ठिकानों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लग्जरी कारें बरामद हुई थी। फिलहाल पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा कर चार्जशीट दायर करने में जुटी है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी खबर की। संसद अब जंग का मैदान बन गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बम फोड़ दिया है, मतलब बयानबाजी का बम। रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में कांग्रेस के 20-25 सांसद स्पीकर को घेर कर चिल्ला रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ऐसा कहना है किरण रिजिजू का। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में कांग्रेस के सांसदों की ओर से हंगामा किए जाने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में उन्हें गालियां देने का आरोप लगाया। किरण रिजिजू ने कहा कि हम इतने साल विपक्ष में रहे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने अपने सांसदों को खुली छूट दी होती तो वहां महाभारत छिड़ जाता। जबकि गाली देने का आरोप का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा करते हुए कहा कि हमने गाली नहीं दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर निराशा जताते हुए घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हम कांग्रेस की तरह इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं कि ये लोग अब सुधर जाएंगे। हम भी इतने साल विपक्ष में रहे, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाली के लिए उकसाने से जुड़े किरण रिजिजू के आरोप पर कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी। ये जरूर है कि 1-2 सांसद भड़क गए थे। आखिर में मैंने शांति से कुछ बातें स्पीकर साहब को कही थी। फिलहाल ये पूरा देश देख रहा है कि सदन की कार्यवाही हर दिन हंगामे की भीड़ चढ़ती नजर आ रही है। जनता पूछ रही है कि आखिर कब तक ये ड्रामा चलेगा।
सदन में शांति से कब काम होगा। चलिए बात करते हैं तीसरी खबर की। देश में कब किस फिल्म के कंटेंट पर विवाद हो जाए, कब किस एक्ट्रेस की ड्रेस के कलर को धर्म से जोड़ दिया जाए और कब कौन सी फिल्म का टाइटल किसी जाति से जुड़ जाए और उसका राजनीतिकरण भी होने लगे, ये कोई नहीं जानता। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस वेब सीरीज के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घूसखोर पंडित की। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी वर्ग का अपमान करना गलत है और समाज में पहले से ही मौजूद दरारों को और बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, 3 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडित का ऐलान भी टीजर रिलीज करके किया था, लेकिन जैसे इसका टीजर जारी किया गया तो इसके टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। मनोज बाजपेयी की सीरीज के टाइटल ने यूपी के ब्राह्मणों के स्वाभिमान को झकझोर दिया। मथुरा से उठी विरोध की चिंगारी दिल्ली तक जा पहुंची, जहां संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इसे बैन करने की मांग की। लेकिन सवाल सिर्फ सीरीज का नहीं है, सवाल है 2027 की विधानसभा चुनाव का। इस वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स पे आने वाली सीरीज में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अफसर की भूमिका में है। विवाद सीरीज की कहानी से ज्यादा इसके नाम पर है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि पंडित शब्द के साथ घूसखोर जुड़ना पूरी जाति को कलंकित करने जैसा है। बढ़ते विवाद के बीच मेकर्स ने वेब सीरीज के प्रमोशन को रोक दिया था। दरअसल घूसखोर पंडित वेब सीरीज के टाइटल का विवाद यूपी की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले राजनीतिक माहौल बनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी के मुद्दे पर लगातार यूपी के विपक्षी दलों ने उठाया। ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी का मुद्दा समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक उठाती रही है। जब ये मामला गरमाया तो बसपा का भी ब्राह्मणवाद जाग गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर इस पर चिंता जाहिर की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ब्राह्मण प्रेम नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार ब्राह्मणों को लेकर मुखरता दिखा चुकी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। अगर मायावती की बात करें तो 2007 में पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को साथ कर सरकार बनाई थी। 2027 का चुनाव आने से पहले भी मायावती लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे को भुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। समाजवादी पार्टी भी बहुत सधे हुए तरीके से इस नाराजगी को भुनाने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन मथुरा के संतों की पीएम से गुहार ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बना दिया। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीबी नागरत्न और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ब्राह्मण समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने कहा कि जब तक फिल्म का बदला हुआ नाम नहीं बताया जाएगा तब तक इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बांग्लादेश में आज यानी 12 फरवरी 2026 को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है, जहां देश के 12 करोड़ लोग अपने लिए एक नई सरकार चुनने वाले हैं। इसी बीच वहां एक और हिंदू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये हत्या बता रही है कि बांग्लादेश चुनाव में मतदान के दौरान जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो यहाँ उनका भविष्य कैसा होगा। पहले ही बांग्लादेश में पिछले 1 साल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं वो डराने वाले हैं। जिस तरह की सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई उसने कई सवाल खड़े किए। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले एक और हिंदू युवक रतन की हत्या कर उसका शव चाय के बागान में फेंक दिया। 28 साल के रतन साहूकार की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। जब उसका शव मिला तो उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। बुधवार सुबह करीब 10 बजे चंपारा में चाय के बागानों में रतन का शव बरामद किया गया। तब भी उसके घाव से खून बह रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन इन्हीं चाय के बागानों में काम करता था जहां उसका शव मिला। उसके सहयोगियों का कहना है कि ये आपसी रंजिश या चुनावी हिंसा का मामला है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन साहूकार रोज की तरह ही काम पर गया हुआ था, लेकिन वो लौटा नहीं। बुधवार की सुबह चंपारा के चाय बागान में उसके साथियों को वो मृत अवस्था में मिला। उसका शव जिस तरह से खून से सना हुआ मिला उससे पता चलता है कि मारने से पहले उसे काफी दर्द दिया गया था।
उसे प्रताड़ित किया गया था। चश्मदीदों और रतन के साथ काम करने वालों के मुताबिक उसके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किया गया था, तभी उसके शरीर के घाव काफी गहरे हैं। उन्होंने मौके पर ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश में करीब 3 महीनों के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हत्या की घटनाओं की एक लंबी सूची है। रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों में कम से कम 15 हिंदू मारे गए हैं, जिन्हें अक्सर स्थानीय हिंसा या पूर्व नियोजित हमलों में निशाना बनाया गया है। दिसंबर महीने में जोगेश चंद्र रॉय, शांतो चंद्र दास और दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ब्रजेश विश्वास और खोको चंद्र दास की हत्या हुई। जनवरी में राणा प्रताप बैरागी, मिथुन सरकार, शरत मणि चक्रवर्ती, जॉय मोहपत्रा, समीर दास और प्रलय चाकी की हत्या हुई। वहीं फरवरी में भी अब तक 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। एक रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर कब तक ये सब तमाशबीन बने देखती रहेगी। अब बात करते हैं 5वीं खबर की, जहां यूपी के अमरोहा के गांव सूदनपुर में गंदगी और जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। गांव की मुख्य सड़क पर पानी भरा होने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। स्कूली बच्चों को रोजाना फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। बदबू और कीचड़ के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं और कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।